अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत तो आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकानन चैनल में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन को कम या ज़्यादा करते हैं। कोरी ने स्टडी की थी रेट्स के ऊपर कि कौन सा मोनोसेक्राइड ज़्यादा और जल्दी एब्जॉर्ब होगा। सो बगैर वक्त ज़ाया किए कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डियर स्टूडेंट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? आई होप कि आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट क्या है। पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन किसको कहते हैं? वो प्रोसेस के जिसमें फूड हमारे पास ब्रेक डाउन होती है स्मॉल पीसेस में, बाय फिजिकल मीन या केमिकल मीन, दांतों के जरिए, या हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमिक है, यहाँ इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से हमारा स्टोमिक जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से फूड जो होती है डाइजेस्ट हो रही होती है। सो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसकी डाइजेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाती है। जो हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है या डाइसेक्राइड है। स्टार्च क्या है? स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो हमारे पास ग्लूकोज जब आपस में मिल रहे होते तो क्या बना रहे होते? स्टार्च बना रहे होते। जबकि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। और एनिमल के अंदर अगर यही ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की क्लास मोनोसेक्राइड से बिलोंग करता है, जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं। ये हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होता है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी आई होप कि आपको पता होगा। और डाइसेक्राइड्स क्या है? डाइसेक्राइड हमारे पास शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ओलिगोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मतलब जिसके अंदर 2 मोनोसेक्राइड मिलके बनने होते हैं। सो क्या होता है कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और डाइसेक्राइड फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले कन्वर्ट होते हैं किस में? मोनोसेक्राइड में। डियर स्टूडेंट, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां से एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड की हो सकती है। डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड ये जो होते हैं ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इनको एब्जॉर्ब होने के लिए पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा? मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि कौन सा एंजाइम कौन से डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को तोड़ के मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर रहा होता है। जिस तरह मैंने डिस्कस किया था सुक्रेज। सुक्रेज क्या कर रहा था? सुक्रेज सक्रोज को तोड़ रहा था। सक्रोज क्या है? हमारे पास एक डाइसेक्राइड है, जिससे क्या बनना था? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन रहे थे। इसी तरह बाकी भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो जब हमारे पास मोनोसेक्राइड बन जाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ग्लूकोज बन गया, ग्लैक्टोज बन गया, फ्रुक्टोज बन गया, सो ये जो मोनोसेक्राइड है ना, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से जाके एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। सो ऑल मोनोसेक्राइड आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड। सो जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहाँ होगी। डियर स्टूडेंट, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के बाद क्या है? जिजिनम है। और इसके बाद क्या है? इलियम है। ड्यूडिनम, जिजिनम और इलियम, ये हमारे पास 3 पार्ट हैं किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगर जुजिनम की बात की जाए, अब प्रोक्सिमल जुजिनम, प्रो मीन बिफोर, मतलब जैसे ही लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से स्टोमक एंड हुआ और ये हमारे पास हो गया, लेट्स सपोज दिस वन इज ड्यूडिनम, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास हो गया ड्यूडिनम के बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अब यहाँ से आगे है ज्यूजिनम, ठीक है। ये था ड्यूडिनम, अब मैं ड्यूडिनम के बाद ड्रॉ कर रहा हूँ ज्यूजिनम, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस फॉर्म में अरेंज हुई होती है। लेट्स सपोज दिस वन इज ड्यूडिनम, ये हमारे पास क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। इसके बाद ये क्या है? हमारे पास ज्यूजिनम है। अब अगर इस ज्यूजिनम की बात की जाए, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ज्यूजिनम और यहाँ पे आके क्या हो रहा है? एंड हो रहा है, ठीक है। फूड ने ऐसे क्या होना है? यहाँ से गुजर के एब्जॉर्ब होना है, ठीक है। सो इस ज्यूजिनम का जो पहला पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, प्रोक्सिमल कहते हैं स्टार्टिंग का पार्ट, जो बिफोर, ये जो शुरू का पार्ट है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होती है 3 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्टल इलियम। इलियम हमारे पास तीसरा पार्ट है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है इलियम, ठीक है। लेट्स सपोज दिस वन इज इलियम, ठीक है। यहाँ से आगे क्या स्टार्ट हो रहा है? इलियम। और मैं कहता हूँ यहाँ पे आके इलियम एंड हो गया, ठीक है। इलियम यहाँ पे क्या हो गया? एंड हो गया।
सो जूजिनम का जो स्टार्टिंग पार्ट है ये 3 गुना ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है एज कंपेयर टू डिस्टल इलियम। डिस्टल कहते हैं दूर को, फार को, जहां पे इलियम क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। जहां पे इलियम खत्म हो रहा है इससे ज्यादा 3 गुना एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, जूजिनम के स्टार्टिंग पार्ट में हो रही होती है। सम डाइसेक्राइड, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग सा भी है। सम डाइसेक्राइड्स में इंटर म्यूकोजल सेल बाय पिनोसाइटोसिस एंड आर हाइड्रोलाइज्ड देयर। कुछ डाइसेक्राइड, डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है लेकिन मैं वैसे ही समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, एरिया है, ठीक है। हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, म्यूकोजल सेल कहते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे पड़ी हुई है फूड और ये मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पड़ी हुई है लेट्स सपोज डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहली बात तो मैंने आपसे कर दी कि मोनोसेक्राइड आसानी से यहाँ से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन डाइसेक्राइड एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन कुछ डाइसेक्राइड जो है वो क्या करते हैं, वाटर की मॉलिक्यूल के साथ मिलके एक वैक्यूल बना देते हैं। क्या बना दिया, एक वैक्यूल बना दिया, एक छोटा सा वैक्यूल बना दिया, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बना दी। सो ये जो हमारे म्यूकोजल सेल है, ये जो लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ म्यूकोजल सेल होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या कर रहे होते हैं, पिनोसाइटोसिस के जरिए, पिनोसाइटोसिस कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सेल क्या कर रहा होता है, ये जो हमारे पास वैक्यूल बना है इसको क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, इसको ड्रिंक करेगा। जैसे यहाँ पे आएगा सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होके इसको क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो कुछ डाइसेक्राइड को हमारे म्यूकोजल सेल क्या कर रहे थे, पिनोसाइटोसिस के जरिए अंदर ले रहे थे एंड हाइड्रोलाइज देयर, और वहां पे हमारे पास एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इन डाइसेक्राइड को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, इनको हाइड्रोलाइज कर देंगे। इसके अलावा ओनली मोनोसेक्राइड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। ब्लड, अच्छा एब्जॉर्प्शन कहते हैं किसको है, मैं तो आपको डिफिनेशन कर नहीं पाया हूँ। एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि जब हमारे पास ब्लड, जब हमारे पास कोई भी ड्रग या फूड के पार्टिकल क्या हो जाए कि ब्लड के अंदर शामिल हो जाए। ब्लड के अंदर शामिल हो जाने को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो हमारे पास ओनली मोनोसेक्राइड आर एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। हायर कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। सो जो हमारे पास हायर कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, पहले वो किस में कन्वर्ट होंगे, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होंगे, और उसके बाद वो क्या होंगे, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोरे। कोरी ने क्या किया था, रेट के ऊपर स्टडी की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड कि कौन सा मोनोसेक्राइड कितना जल्दी एब्जॉर्ब होता है। सो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, मतलब एब्जॉर्प्शन तो हो रही है लेकिन कितनी स्पीड से, कौन सा मोनोसेक्राइड कितनी स्पीड से एब्जॉर्ब हो रहा है। इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की थी कोरी साहब ने, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया था वो कौन सा था, रेट था। रेट मतलब चूहा तो इन्होंने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने क्या किया कि रेट की इंटेस्टाइन के अंदर ये देखा कि कौन सा मोनोसेक्राइड कितना जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है। इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कोरी मेजर्ड हाउ क्विकली डिफरेंट शुगर आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ रेट्स। चूहे के स्मॉल इंटेस्टाइन से इन्होंने ये पता लगाया कि कौन सा मोनोसेक्राइड कितना जल्दी एब्जॉर्ब होता है। अब इन्होंने उसके लिए कुछ रेफरेंस रखे। ही सेड ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू 100, मतलब इन्होंने ग्लूकोज को स्टैंडर्ड लिया है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर हम किसी शॉप वाले के पास जाते हैं तो हम कहते हैं यार कि हमें चीनी दे दो, तो वो क्या करता है, पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक तरफ 5 किलो का पत्थर रख रहा होता है, दूसरी तरफ क्या कर रहा होता है, चीनी को मेजर कर रहा होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो साथ में हम रख रहे होते हैं ये क्या एज ए रेफरेंस है। सो ग्लूकोज को एज ए रेफरेंस लिया किसने, कोरी साहब ने, और इसको वैल्यू कितनी थी, 100% थी। मतलब कि लेट्स सपोज ग्लूकोज अगर 100% एब्जॉर्ब होता है तो बाकी कितने एब्जॉर्ब होंगे, मैं आगे समझा देता हूँ। देन कंपेयर अदर शुगर टू दिस स्टैंडर्ड। अब देखना क्या होता है, कोरी साहब ने ग्लूकोज को कितना नंबर दिया हुआ है, 100, कि ग्लूकोज कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। लेट्स सपोज ग्लूकोज हमारे पास एब्जॉर्ब हो रहा है 100%। सो इन्होंने ये देखा कि ग्लैक्टोज एब्जॉर्ब हो रहा है 110%। इसका मतलब क्या है कि ग्लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज से 10 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब होता है जल्दी। ग्लैक्टोज जो है ये ग्लूकोज से 10 गुना ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जबकि फ्रुक्टोज की बात की जाए तो फ्रुक्टोज का हमारे पास कितना आया, 43। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रुक्टोज जो है हमारे पास ग्लूकोज से कितना, इन्होंने ये देखा कि फ्रुक्टोज जो है हमारे पास ये 57% कम एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। क्योंकि अगर हम 100 से 43 को निकाल लेंगे तो पीछे हमारे पास कितना रह जाता है, 57 रह जाता है।
इसी तरह मेनोज की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास 81% मतलब 81 गुना कम एब्जॉर्ब होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। जाइलोज इस तरह 15% से पीछे हमारे पास कितना बच जाएगा, तकरीबन 85% बच जाएगा। और एरेबिनोज है हमारे पास, ये 9% एब्जॉर्ब होता है मतलब एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। अगर 9% एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज इससे 91% ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये कोरी साहब ने स्टडी की थी अबाउट इट। अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को, कि एब्जॉर्प्शन हो तो रही है लेकिन कैसे हो रही है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है। सो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन को, कि एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ठीक है। सो हमारी जो ऑफिशियल बुक्स है उसके अंदर दो मैकेनिज्म मेंशन किए हुए हैं, या तो हमारे पास सिंपल डाइफ्यूजन के प्रोसेस से और या हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। सिंपल डाइफ्यूजन का क्या मतलब हुआ, डाइफ्यूजन कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आए विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना यूज़ करते हुए जब कोई भी चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कोई भी स्पेस पड़ी हुई है, ये कोई भी स्पेस है, ठीक है, और मैं कहता हूँ यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल रखे हुए हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे आप पानी डाल लो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पानी बहा दिया। अब पानी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा, इधर उधर जाने की कोशिश करेगा। हर एक चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही होती है। जहाँ पे कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, जहाँ पे मिकदार ज़्यादा वो कम मिकदार की तरफ जाने की कोशिश करेगी। या आप ऐसे समझ लो, हमारे पास दो गिलास हैं, ठीक है, एक के अंदर हमने डाला हुआ है पानी और दूसरे के अंदर हमने डाला हुआ है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऑयल डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के दरमियान यहाँ पे छोटा सा होल बना दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑयल के इस तरफ आने लग जाएंगे, वाटर इस तरफ जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जब बगैर एनर्जी की जाएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइफ्यूजन कहते हैं। सो हमारे पास जो ग्लूकोज की या जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है इसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, सिंपल डाइफ्यूजन के जरिए होती है। कैसे? इट अकर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वही बात है, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें आने लग जाती हैं। इसके अलावा नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। ऑल मोनोसेक्राइड आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय पैसिव डाइफ्यूजन। तकरीबन सारे जो मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, मेनोज हो गया, जाइलोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इस सिंपल डाइफ्यूजन के जरिए थोड़े बहुत एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, थोड़े बहुत ब्लड के अंदर आ रहे होते हैं। बाकी कैसे एब्जॉर्ब होंगे, वो एब्जॉर्ब होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। जहाँ पे वर्ड एक्टिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ की साथ में ज़रूरत होगी। सो ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी हमारे पास जो मोनोसेक्राइड है वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। कैसे? जिस तरह मिसाल के तौर पे ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड वेरी रैपिडली बाय सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहली बात क्या, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि एक्टिव का मतलब क्या है, जहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होगी, जहाँ पे साथ में कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मतलब उसको लेके जाने, उसको अंदर लेके जाने के लिए हमें कुछ कैरियर प्रोटीन, कैरियर बोलते हैं ले जाने वाला। हमारे चलो मैं आगे आपको डायग्राम से समझा दूंगा, फिलहाल आप याद रखना कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन कौन सी होंगी, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज, जीएल मतलब ग्लूकोज और टी मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये कुछ प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप की होती है, मैक्सिमम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, सोडियम 2, 3, 4, 5, इनकी बहुत सारे टाइप्स बनाइए। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, सोडियम आयन चाहिए। अब मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से कि ये कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बोर्ड के साइड को रफ कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आ गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक स्पेस आ गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पड़ा हुआ है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, मैं विली की डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसे होती है, यहाँ पे हमारे पास ब्लड कैपिलरी होती है और साथ में लेक्टील होती है। ऐसे ये ब्लड कैपिलरी होती है और साथ में लेक्टील होती है, ठीक है। ये देखो, ये स्मॉल जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी सबसे आउटर स्पेस, डियर स्टूडेंट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर स्पेस है, ठीक है। अब अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल लगे होते हैं, क्या
एपिथेलियल सेल, इसके अलावा जो अभी हमने डिस्कस किए थे पीछे, जो हमारे पास म्यूकोजल की लाइनिंग होती है, इस तरह कुछ सेल लगे हुए हैं, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास सेल लगे हुए हैं, इनको मैं थोड़ा बड़ा करके बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे सेल लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये सेल की आ गई मेम्ब्रेन, जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है एक कैरियर प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या लगी हुई है, कैरियर प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। अब ये आ गई वो कैरियर प्रोटीन, और अभी अगर देखा जाए तो ये कैरियर प्रोटीन क्या है, क्लोज है। अभी ये कैरियर प्रोटीन क्या है, बंद है, मतलब बाहर से किसी भी ग्लूकोज को अंदर नहीं आने दे, बाहर से किसी मोनोसेक्राइड को अंदर नहीं आने दे रही। लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम आयन प्रेजेंट हुए, यहाँ पे अगर सोडियम आयन प्रेजेंट हुए, जैसे ही सोडियम आयन इसके साथ जाके बाइंड करेंगे, सो ये जो कैरियर प्रोटीन है ये ओपन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और ये जैसे ही ओपन हो जाएगी, सो यहाँ से ग्लूकोज जो होगा ये अंदर आने लग जाएगा। सो ग्लूकोज क्या हो गया, अंदर आ गया। लेकिन कैसे आया, जब सोडियम आयन जाके इस कैरियर प्रोटीन के ऊपर बाइंड हुआ। ये क्या है, हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन है, और ये कौन सी कैरियर प्रोटीन है, SGLT1, SGL शुगर सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोज अंदर आ गया, लेकिन शर्त क्या है कि साथ में सोडियम भी अंदर आ रहा होता है, सिर्फ बाइंड नहीं होता। जैसे बाइंड होता है ना, देखो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसकी शेप है। जैसे सोडियम बाइंड हुआ, इसकी शेप के अंदर चेंजिंग आ जाती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये सोडियम, यहाँ पे ये सोडियम भी अंदर आ जाता है, और साथ में एक ग्लूकोज का मालिक्यूल भी क्या होता है, अंदर आ जाता है। सोडियम भी अंदर आया और साथ में ग्लूकोज का मालिक्यूल भी क्या हुआ, अंदर आया। अब सोडियम भी अंदर है और ग्लूकोज का मालिक्यूल भी क्या है, अंदर है। अब यहाँ से सोडियम बाहर कैसे जाएगा, सो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक दूसरी चीज़ लगी होती है। इस सेल को मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये सेल है, एक साइड पे क्या लगा हुआ था, एक साइड पे लगा हुआ था सोडियम एस, ये हमारे पास हो गया SGLT1, ठीक है। साथ में एक लगा होता है सोडियम पोटाशियम एटीपेस। क्या लगा होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेस, सोडियम पोटाशियम एटीपेस। ये हमारे पास एक पंप है जो कि एनर्जी को यूज़ करके, अब सोडियम अंदर आ गया है, सोडियम क्या हो गया है, अंदर आ गया है। कैसे अंदर आया, कि जैसे ये बाइंड हुआ तो इसकी शेप के अंदर कुछ चेंजिंग आई, और इसने सोडियम को भी अंदर ले आया और साथ में ग्लूकोज को भी क्या किया, इसने अंदर लेके आ गया। अब सोडियम अंदर से बाहर कैसे जाएगा, इस पंप के जरिए। ये पंप क्या कर रहा होता है, एनर्जी को यूज करके यहाँ से सोडियम को बाहर निकालेगा और बाहर से पोटाशियम को अंदर लेके आ रहा होता है। सो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें कितनी चीजें चाहिए, एक पहली बात क्या होगी, एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों, क्योंकि इस पंप ने क्या करना है, एनर्जी के ऊपर काम करना है। अगर एनर्जी होगी तो तभी ये पंप सोडियम को यहाँ से बाहर कर पाएगा। जब सोडियम बाहर जाएगा तो दूसरी बार ग्लूकोज को अंदर आने के लिए सोडियम ने फिर क्या हो जाना है, यूज हो जाना है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे हमें सोडियम आयन चाहिए। जब सोडियम आयन बाइंड हुआ है तो तभी इसके अंदर चेंजिंग आई है, नहीं तो ये ओपन ही नहीं होता, ग्लूकोज अंदर ही नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट, ये दो वो प्रोसेस है कि जिससे हमारे पास ग्लूकोज की या मोनोसेक्राइड की एब्जॉर्प्शन होती है, या सिंपल डिफ्यूजन के जरिए जहाँ पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए, और या हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जहाँ पे एनर्जी को यूज करके हमारे पास जो मोनोसेक्राइड होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन है। ल्यूमिन किसको बोलते हैं, ये जो स्पेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, यहाँ से क्या होते हैं सेल के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल को हम क्या कहते हैं, एंटीरोसाइट्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एंटीरोसाइट्स कहते हैं। सो हमारे पास इन दो प्रोसेस के जरिए और जो हमारे पास मोनोसेक्राइड है वो एंटीरोसाइट्स के अंदर आ रहे होते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रन कर रही है क्या, ब्लड वेसल। यहाँ पे क्या है, ब्लड वेसल है हमारे पास, कैपिलरीज यहाँ पे रही। तो फिर यहाँ से ये ग्लूकोज होगा, ये कैपिलरी के अंदर आएगा। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया। आई डोंट होप कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं ऐसे कर लेता हूँ, आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये हमारे पास हमारा एंटीरोसाइट है, ठीक है, मतलब जो इंटेस्टाइन का सेल है, ठीक है। इस सेल के ऊपर चले, ये आ गया ल्यूमिन, ठीक है, ये आ गया ल्यूमिन, मतलब ग्लूकोज अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है। सो अगर इस सेल की मेम्ब्रेन को देखा जाए तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लगी हुई है। समझो ये क्या है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। कौन सी,
GLT1, ठीक है। अगर इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के ऊपर देखा जाए सो इसके ऊपर दो स्पेसिस हैं, एक है सोडियम के लिए, दूसरी किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। जैसे ही सोडियम आयन आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा तो ग्लूकोज भी आके यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। अब दोनों क्या हो गए, यहाँ पे बाइंड हो गए। लेट्स सपोज यहाँ पे सोडियम भी आके बाइंड हो गया और ग्लूकोज भी क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब ये जो SGLT1 है ना, इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। वो चेंजेस क्या है, ये अपनी शेप को उल्टा कर लेता है। आप जब उल्टा कर दिया, अब मुझे बताओ, जब ये यहाँ पे ऐसे उलट जाएगा तो सोडियम सेल के अंदर, ग्लूकोज सेल के अंदर, यहाँ तक बात समझ में आई कि सोडियम ग्लूकोज के जरिए क्या हो गया, सेल के अंदर आ गया। अब यही सोडियम आयन है, इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए। अगर सेल के पास ATP हुई तो सोडियम क्या हो जाएगा, सेल से बाहर निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके हवाले से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हाइपोथेसिस है जिसका नाम है विल्सन एंड क्रेन हाइपोथेसिस। तो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, उससे ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम विल्सन एंड क्रेन हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे जो कि उन्होंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से पेश की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है और इजी सी भी है। इन्होंने ये कहा था, विल्सन एंड क्रेन हैव शोन दैट शुगर विच आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड हैव सेवरल केमिकल फीचर्स इन कॉमन, कि वो शुगर, वो मोनोसेक्राइड जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहे थे, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी, तो पहली बात उन्होंने ये कही कि शुगर मस्ट हैव 6 मेंबर रिंग। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज की अगर रिंग को देखा जाए, ग्लूकोज की अगर रिंग को देखा जाए तो उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर फ्रुक्टोज को देखा जाए तो 1 2, इसमें 1 2 3 4 5। अब ये वाली जो है ये 6 मेंबर रिंग है। सो इन्होंने ये कहा कि ऐसा ग्लूकोज या हमारे पास ऐसे मोनोसेक्राइड जिसकी 6 मेंबर रिंग होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने ये कही, सब्स्टिट्यूएंट एट कार्बन नंबर 5, कि जिसमें कार्बन नंबर 5 के ऊपर अगर कोई ब्रांच हुई तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। इस 5 के ऊपर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, इस कार्बन नंबर 5 के ऊपर जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, इतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। पहली बात क्या, 6 मेंबर रिंग, तो ये 6 मेंबर रिंग है। दूसरी बात क्या, कार्बन नंबर 5 के ऊपर अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। तीसरी पॉइंट क्या था, OH ग्रुप एट कार्बन नंबर 2 विद स्टीरो कन्फिगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज, कि जो हमारे पास कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर जो OH की पोजीशन है ये हमारे पास डी ग्लूकोज होने, डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अगर आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें हमारे पास अगर ये टूवर्ड राइट हुआ, डेक्स्ट्रो मीन टूवर्ड राइट, सो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सो ये 3 पॉइंट इन्होंने बताए थे। अच्छा, स्टीरियो कन्फिगरेशन का मतलब ये होता है ना, जो हमारे पास 3D अरेंजमेंट है, अगर आप उसको देखोगे ना, अगर उसमें हमारे पास ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज हुआ तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो अभी मेरे साथ रिपीट करें इसको। पहला पॉइंट क्या, अगर 6 मेंबर रिंग होगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा पॉइंट क्या, अगर कार्बन नंबर 5 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे तो एज ए रिजल्ट एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तीसरा पॉइंट क्या, कि अगर हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH की पोजीशन डेक्स्ट्रो ग्लूकोज वाली हुई तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। डियर स्टूडेंट, अभी मैं कुछ एविडेंस आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर हम सोडियम को हटा दें तो एब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी, या हम कोई ड्रग दे दें तो एब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि अगर हम इन चीज़ों को स्टॉप कर दें, अगर किसी चीज़ की डिफिशियंसी कर दें तो क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी या नहीं होगी। पहली बात क्या है, रिमूविंग सोडियम स्टॉप ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। अभी मैंने आपसे क्या डिस्कस किया, लेट्स सपोज दिस वन इज सेल, ठीक है, ये हमारे पास क्या इंटीरोसाइट है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, SGLT1 ट्रांसपोर्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर सोडियम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमिन, लेट्स सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है, यहाँ पे अगर सोडियम आयन हुआ तो तभी इस सेल के अंदर ग्लूकोज जा पाएगा। तो पहली बात क्या हुई, रिमूविंग सोडियम स्टॉप ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन। तो जब हमने सोडियम आयन को हटाया तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी। दूसरा पॉइंट क्या है, सोडियम पंप इनहिबिटर। डियर स्टूडेंट, अगर सोडियम अंदर आ जाए तो सोडियम को दोबारा बाहर जाना पड़ेगा, और सोडियम को बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा था, हमारी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लगा हुआ था, सोडियम पोटाशियम एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज।
ये क्या कर रहा होता है, सेल के अंदर सोडियम के लेवल को लो रख रहा होता है। ये सेल के अंदर सोडियम के लेवल को क्या कर रहा है, लो रख रहा है। अगर हम क्या कर दें, सोडियम पंप इनहिबिटर दे दें, ये हमारे पास एक ड्रग है ओवाबेन, इसके अलावा स्ट्रोफेंथिन, ये कोई ड्रग है जो कि इसको ब्लॉक कर देती है। जब ये ब्लॉक हो गया, अब सोडियम बाहर से अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। जब सोडियम नहीं जा पाएगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास सोडियम का लेवल सेल के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब सेल के अंदर सोडियम जब बाहर नहीं जा पा रहा, तो नेक्स्ट बार सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा, सो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, मेटाबॉलिक इनहिबिटर। मेटाबॉलिक इनहिबिटर जिस तरह हमारे पास डीएनपी है, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि मेटाबॉलिज्म को स्टॉप करती है। जब मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगी, सो एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब जब एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो रही, इस सोडियम पोटेशियम एटीपेज को क्या चाहिए था, एनर्जी चाहिए थी। जब एनर्जी है ही नहीं, तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज अपना काम नहीं कर पाएगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा फ्लोरिडिजिन, ये हमारे पास एक ड्रग है जो कि ब्लॉक कर रही है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को बाय रिप्लेसिंग सोडियम। अब यहाँ पे आके क्या लगना था, इस SGLT1 के अंदर क्या लगना था, एक साइड पे सोडियम लगना था, तभी ग्लूकोज ने क्या हो जाना था, एब्जॉर्ब हो जाना था। लेकिन ये ड्रग क्या कर रही थी, इस सोडियम को रिप्लेस करके खुद यहाँ पे आके बाइंड हो गई। जब ये ड्रग आके बाइंड होगी, जब सोडियम बाइंड नहीं कर पा रहा, जब सोडियम बाइंड नहीं हो पा रहा, सो हमारे पास ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। डियर स्टूडेंट, ये कुछ एविडेंस थे जिनसे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज को देखा। अभी मैं डिस्कस करूंगा फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन को, और फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज से पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कुछ जो शुगर के मॉलिक्यूल थे वो पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए एब्जॉर्ब हो रहे थे, और पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए जो एब्जॉर्ब हो रहे थे वो ज़्यादातर हमारे पास क्या थे, पेंटोजेस थे। जबकि हमारे पास ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज वो एब्जॉर्ब हो रहे थे थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसके जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके अंदर हमारे पास SGLT के जरिए भी क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे। शुगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के जरिए क्या हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे। कुछ मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के जरिए एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस ये है कि वहां पे भी कैरियर प्रोटीन थी, मतलब सेल मेम्ब्रेन से उसको क्रॉस करने के लिए कोई प्रोटीन थी, यहाँ पे भी कैरियर प्रोटीन होगी। लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे हमें एनर्जी की जरूरत थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत होती है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अगर वन वर्ड में कहा जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, मतलब यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, फ्रुक्टोज हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये है हमारे एंटीरोसाइड, ये हमारे क्या है, इंटेस्टाइन के सेल हैं जो लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं डिफरेंस कर देता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज यहाँ से फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन, जो चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में थी वो खुद बहुत यहाँ से क्या हो जाएंगी, अंदर आ जाएंगे। इनको ना किसी एनर्जी की ज़रूरत है, ना ही किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत, ना ही इनको लेके जाने वाले की ज़रूरत है, पहली बात होगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया शुगर एंड ग्लूकोज, जो हमारे पास SGL2 था, उसके लिए क्या चाहिए था, सोडियम। इसके लिए क्या चाहिए, सोडियम आयन, तभी ग्लूकोज आके यहाँ पे बाइंड हो पाएगा। एज ए रिजल्ट सोडियम भी अंदर और ग्लूकोज भी अंदर। ये हमारे पास क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। अभी हम डिस्कस करेंगे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, कुछ प्रोटीन लगी हुई है, ठीक है। ये प्रोटीन क्या करेंगी, और सबसे मेन पॉइंट, जो हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है ना, इसको कौन यूज कर रहे हैं ज्यादा, मोनोसेक्राइड में फ्रुक्टोज यूज करता है। कौन सा, फ्रुक्टोज। ये हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एक कंपाउंड है, वो किसको यूज करता है, फैसिलिटेटेड डाइफ्यूजन को। चलो मैं इसको आगे डिस्कस करता हूँ। यूज मेनली बाय फ्रुक्टोज, पहली बात, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 5। ग्लूकोज, ये मैं इसके बाद एक फैमिली की बाकायदा आपको मैं एक चार्ट दिखा दूंगा, वो आपने याद भी कर लेनी है, उसको जरूर याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अच्छा, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन नीड अ कैरियर प्रोटीन, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। अच्छा, फास्टर देन पैसिव डाइफ्यूजन, इसकी बनिस्बत ये प्रोसेस जल्दी हो रहा है, लेकिन स्लोअर देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एनर्जी के जरिए काम होता है वहां पे काम जल्दी होता है एज कंपेयर टू पैसिव, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको समझने के लिए पिंग पोंग मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। कैरियर प्रोटीन की दो फॉर्म है, कैरियर प्रोटीन क्या है, दो फॉर्म है, एक पोंग स्टेट, एक पिंग स्टेट। अभी मिसाल के तौर पे, अभी ये लेट्स सपोज मेरे पास एक कैरियर प्रोटीन, ये है कैरियर प्रोटीन, और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या,
यहाँ पे प्रेजेंट है फ्रुक्टोज, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ सेल के अंदर कोई फ्रुक्टोज नजर आ रहा है, नहीं, बाहर क्या है, ज्यादा है। अभी इसका फेस किसकी तरफ है, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ। इस कैरियर प्रोटीन का फेस किसकी तरफ है, ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ फेस है। जैसे ही ये सॉल्यूट या जो हमारे पास फ्रुक्टोज है वो आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ना ये अपनी शेप को चेंज कर देगी, ऐसे रोटेट हो गई। जब ये रोटेट हो जाएगी सो ये वाला साइड ऊपर चला जाएगा और ये वाला साइड नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे हो गया और ये वाला यहाँ पे हो गया। सो एज ए रिजल्ट ये क्या कर देगी, फ्रुक्टोज को यहाँ पे रिलीज कर देगी। पहले कौन सी स्टेट थी, पोंग स्टेट थी, फेसिस हायर कंसंट्रेशन साइड, हायर कंसंट्रेशन की तरफ फेस कर रहा था। जैसे ही सॉल्यूट बाइंड हुए फिर कौन सी स्टेट, पिंक स्टेट, पिंक स्टेट के अंदर फ्लिप्स हो गई, ये रोटेट हो गई, रिलीज सोल्यूट इनसाइड। ऐसे सोल्यूट को क्या कर दिया, अंदर रिलीज कर दिया। जैसे सोल्यूट अंदर रिलीज हुआ अब ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगी, ये दोबारा फ्लिप कर जाएगा। जब ये दोबारा फ्लिप कर जाएगा अब ये वाली फेस यहाँ पे आ गई, अब दोबारा सोल्यूट बाइंड होगा, ये दोबारा से फ्लिप करके हमारे पास सोल्यूट अंदर आने लग जाएगा। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक था हमारे पास पैसिव डायफ्यूजन, दूसरा था हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा हमारे पास क्या आ गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आ गया। डियर स्टूडेंट अभी मैं आपसे एक चार्ट शेयर करने लगा हूँ, इस चार्ट को देख लें और इसको गौर से याद कर लें। इसके अंदर हमारे पास जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन है, इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। सिंपल सी बात है, एक के अंदर क्या है, अगर पहले की बात की जाए, पहले के अंदर हमारे पास, अभी मैं आपसे चार्ट शेयर कर लूंगा, इसके अंदर हमारे पास सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1, ये जो है ना एनर्जी को भी यूज करेगा और सोडियम के ऊपर भी क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद हमारे ये स्टूडेंट अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर है जो कि एब्जॉर्प्शन की रेट को इफेक्ट कर रहे थे। पहली बात क्या है, म्यूकोजल कंडीशन एंड कॉन्टेक्ट टाइम। म्यूकोजल कंडीशन का मतलब ये है कि फूड कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऐसे कुछ होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग की कंडीशन कैसी है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग की कंडीशन खराब है, मतलब ये डैमेज हुई हुई है, सो एज ए रिजल्ट एब्जॉर्प्शन क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। दूसरी बात क्या है, कॉन्टैक्ट टाइम। इस तरह मिसाल के तौर पे डायरिया, नाम सुना है, डायरिया के अंदर क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कॉन्टेक्टिलिटी बढ़ जाती है, एज ए रिजल्ट फूड जो होता है जल्दी जल्दी तेजी से यहाँ से क्या हो रहा है, पास हो रहा होता है। सो डायरिया के अंदर जो हमारा फूड है उसका स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कॉन्टैक्ट टाइम क्या हो गया, कम हो गया। जब कॉन्टैक्ट टाइम कम हो गया सो एज ए रिजल्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हेल्दी पेशेंट जो होता है ना, जो हेल्दी पेशेंट नहीं, हेल्दी पेशेंट कहाँ से आ गया, सो म्यूकोजल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। जो हमारी म्यूकोजा की लाइनिंग है इसको हेल्दी होना चाहिए प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरी बात क्या है, कॉन्टैक्ट टाइम होना चाहिए, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम होगा इतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास है हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज हार्मोन्स, हार्मोन्स हमारे पास केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को लेके जा रहे होते हैं। हार्मोन जो होते हैं ना एब्जॉर्प्शन के ऊपर इनका बहुत इफेक्ट है। जिस तरह हमारे पास थायराइड हार्मोन, थायराइड कौन कौन से हार्मोन है, T3 एंड T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, मतलब इस तरह कुछ नाम है इनका। ये जो होते हैं ना ये रिलीज होते हैं और ये डायरेक्टली आके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, देखो ये तब रिलीज होते हैं जब हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है जब, ठीक है। और एनर्जी हम किस चीज से हासिल करते हैं, फूड से हासिल करते हैं। कैसे कि जब ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 36 एटीपी मिलेगी। अब मुझे चाहिए एटीपी, एटीपी किससे मिलनी है, ग्लूकोज से मिलनी है। सो जितनी ही ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, जितनी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी इतनी ही ज्यादा एटीपी हमें मिलेगी। सो जो थायराइड हार्मोन है इन्होंने क्या कर देना है, हेक्सोज, हेक्सोज बोलते हैं 6 कार्बन कंटेनिंग को। सो हमारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लेक्टोज हो गया, ये क्या है, सारे हेक्सोजेज है, 6 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। सो हमारे पास थायराइड हार्मोन ने क्या कर देना है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना है। दूसरा हमारे पास आ जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स डिफिशियंसी। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल ने क्या करना होता है, कॉर्टिसोल ने सोडियम के लेवल को इंक्रीज करना होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल कम हो गया तो सोडियम की क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। और अभी आपके सामने मैंने पीछे डिस्कस किया, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए था, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। क्या कर रहे थे, सोडियम को यूज करके ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा था। जब सोडियम ही कम होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हमारे पास
कोर्टिसोल कम हुए मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होने वाले हार्मोन है वो कम हुए तो सोडियम कम हो जाएगा। जब सोडियम कम हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये इन्फ्लुएंस कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली बाय थायराइड हार्मोन। मतलब इसका भी हमारे एब्जॉर्प्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी इफेक्ट होता है। जिस तरह हमारे पास अभी मैंने थायराइड का आपसे जिक्र किया ना, थायराइड हार्मोन ने क्या करना है, एटीपी हमें चाहिए, तो ये क्या कर रहा होता है, T3 T4 को रिलीज कर रहा होता है। अब थायराइड हार्मोन को कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल कर रहा है। मतलब इस थायराइड हार्मोन को मैसेज कहाँ से मिलना है, पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको मैसेज देगा तो तभी ये क्या करेगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट इंसुलिन का भी काम है। हाँ प्यारे बच्चों बताओ, इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का बिफोर एब्जॉर्प्शन काम होगा या आफ्टर एब्जॉर्प्शन काम होगा? इंसुलिन का काम बिफोर एब्जॉर्प्शन नहीं होता, आफ्टर एब्जॉर्प्शन होता है। जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, इंसुलिन क्या कर रहा होता है, ग्लूकोज को मिला के क्या बना रहा होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है। सो हार्मोन का हमारे एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत 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 बड़ा किरदार है। अच्छा रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब स्पीड, एब्जॉर्प्शन कितनी जल्दी होगी, कितनी कमी तेजी से होगी। अब मुझे बताओ, अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। इसके अलावा विटामिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन जो होते हैं हमारे पास, हमारी बॉडी कुछ खुद भी बना रहे होते, कुछ हम बाहर से ले रहे होते हैं, ये ग्रोथ के अंदर बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। विटामिन के अंदर खास करके विटामिन बी की जो फैमिली है, विटामिन बी की फैमिली आपको नाम तो याद होंगे, थायमिन, नियासिन, पायरोडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड, ये बाकायदा B9 तक होते हैं। अगर विटामिन बी कम हो गए, अब देखो विटामिन बी कैसे मतलब एब्जॉर्प्शन के अंदर काम कर रही होती है। जैसे ही ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ, लेट सपोज हमारे पास ल्यूमिन से क्या हो गया, हमारे इंटेस्टाइन सेल के अंदर ग्लूकोज क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ग्लूकोज ने टूटना है, ग्लूकोज ने क्या होना है, टूटना है। अब ग्लूकोज के तोड़ने के लिए जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, जिसमें ग्लूकोज ऐसे वो एक से दूसरी चीज बनने तीसरी बननी होती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो 36 एटीपी जो रिलीज हो रही होती है, ये कैसे क्रेब्स साइकिल के अंदर रिलीज हो रही होती है ना, वो बाकायदा पूरा साइकिल है। इस साइकिल के अंदर हमें चाहिए होते हैं कोफैक्टर, इनके अंदर हमें क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर चाहिए होते हैं। मतलब ग्लूकोज से एटीपी बनाने के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर, मतलब कुछ साथ में एक्स्ट्रा चीजें चाहिए। वो एक्स्ट्रा चीजें क्या है, ये विटामिन बी। सो विटामिन बी जब नहीं होगा सो ग्लूकोज से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। सो अगर ये कम हो गए तो तब भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा इनहेरिटेड एंजाइम डिफिशिएंसी, डियर स्टूडेंट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वालिदैन से ही एंजाइम की डिफिशिएंसी है बच्चों के अंदर, जिस तरह मिसाल के तौर पे लेक्टेज की डिफिशिएंसी, लेक्टेज ने क्या करना था, लेक्टोज को तोड़ना था। जब लेक्टोज टूटता है तो क्या बनना था, एक बनना था ग्लूकोज और साथ में क्या बनना था, फ्रुक्टोज बनना था। अब जब लेक्टेज है ही नहीं सो वो अब देखो लेक्टेज हमारे पास क्या है, डाइसेक्राइड है। जब ये टूटा ही नहीं है मोनोसेक्राइड में, सो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सो ये कहाँ पे मौजूद होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मौजूद होगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मौजूद है, ये सॉलिड फॉर्म में या लेट्स सपोज आप कह दो लिक्विड फॉर्म में। अब लेक्टोज ने क्या कर देना है, वाटर को अपने अंदर ले लेना है, और जितना वाटर हमारे इंटेस्टाइन से अपने अंदर लेगा, एज रिजल्ट हमें क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। और डायरिया, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं, कि जब हमारे पास लेक्टेज एंजाइम है ही नहीं, जब होगा नहीं सो ये टूटेगा नहीं, जब ये टूटेगा नहीं सो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सो ये कहाँ पे होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ा रहेगा। और जब ये वाटर को अपने अंदर विड्रॉ करता है सो एज ए रिजल्ट हमें डायरिया हो जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लेक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लेक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। ऐसे बच्चों को हम फिर दूध नहीं पिलाते, ऐसे बच्चे दूध पीने से उनके अंदर क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। इसके अलावा सुक्रेज डिफिशियंसी, सुक्रेज क्या कर रहा था, सक्रोज को तोड़ रहा था। जब सक्रोज को तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। जब सुक्रेज है ही नहीं तो सुक्रोज टूटेगा ही नहीं, जब टूटेगा ही नहीं तो हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो हमारे पास उसकी एब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं। सो डियर स्टूडेंट ये कुछ फैक्टर थे जो कि हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। लेक्चर बहुत लेंथी हो चुका है ऑलरेडी। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपसे कुछ क्लिनिकल रिलेवेंस डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये लेक्चर बहुत लेंथी था, आप ऐसा करें इसको बार बार रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज ज़्यादा करेंगे एज रिजल्ट आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट करके बता सकता है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छी कोशिश करूँगा उसको समझाने की। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।